नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सपा लगातार कांग्रेस की तैयारियों पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए दो टूक कहा है। अगर सपा को कांग्रेस इतनी कमजोर लगती है तो वो अकेले चुनाव लड़ ले। वैसे भी जब बात मुसलमानों की आती है तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। यानी साफ है कि सपा कांग्रेस गठबंधन का तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। तो कैसे कांग्रेस के तीखे बोल और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है? देखिए, सबकी मुश्किलें हैं। एंटी बीजेपी का वोट, यानी कि अभी जो ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है और जितना ये कहा जा सकता है कि मुकाबला दो पार्टियों के बीच हो, तीन पार्टियों के बीच हो, चार पार्टियों के बीच हो, उसका फायदा हमेशा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है मल्टी कॉर्नर फाइट में, या फिर जो सबसे मजबूत स्थिति में होता है उसे मिलता है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्थिति क्या है? योगी वर्सेस ऑल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अभी भी कमजोर नहीं हुआ है, थोड़ा और बढ़ा है। अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, उसके बीच एंटी बीजेपी वोटों का डिवीजन होगा। एंटी बीजेपी वोट, अब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 45 से 50% के बीच वोट है, जिसको चुनाव आते आते 45% से या तो 40-38% पर खिसकाया जा सकता है, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बेहतर रही तो वो 45% से 52-53% तक कर सकती है। यही आधार बनेगा। या अखिलेश यादव इतने मजबूत हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो आधार हैं उसमें से भी 8-10% वोट उनसे खींच ले, या फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि अभी जो कंफ्यूजन की स्थिति विपक्ष में बनी हुई है, तो उसमें जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जो कुछ मायावती के वोटर हो सकते हैं, अगर उनको लगता है, जैसे पिछले चुनावों में हुआ था कि मायावती के साथ खड़ी दलित जातियां, जिसको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच बेहतर मुकाबला है और हम इन क्षेत्रों में मायावती की पार्टी को जिता नहीं सकते, तो उन लोगों ने क्या किया? अखिलेश यादव वर्सेस योगी हो गया। तो मायावती के जो समर्थक जातियां, समर्थक वोट है, उन्होंने भी सोचा कि यहां पर मायावती के मुकाबले में नहीं है, तो अखिलेश यादव से बेहतर है कि योगी को वोट दे दो। और वहां पर मायावती के वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए। वही स्थिति होती है जो फ्लोटिंग वोटर हैं। कैडर वोटर की बात छोड़ देते हैं, कैडर वोटर में से भी कुछ तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जिनके दिमाग में मुद्दे आधारित समर्थन पड़ा रहता है कि नहीं नहीं अभी ये चीजें चल रही है, अभी ये कमजोर दिख रहा है, अभी ये मजबूत दिख रहा है, या फिर अभी सरकार के कमियां गिनाने वाले लोग हावी हैं, तो वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि नहीं नहीं सरकार तो विफल रही है, इसलिए उनके दिमाग में ऐसा लगा सरकार को हटाने के लिए हमें वोट करना चाहिए। तो ये फ्लोटिंग वोटर हैं, उनके बीच रस्साकसी चल रही है कि कौन कितना ले सकता है। लेकिन उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के बेस को देखें, जो पिछले चुनावों में भी रहा और अभी की स्थिति भी है, अभी भी योगी आदित्यनाथ का अपना एक कैडर वोटर है, जो कैडर वोटर कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की बात सिर्फ नहीं है, योगी आदित्यनाथ के अपने फैन फॉलोअर्स जो उनको पसंद करते हैं कि ये कठोर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हैं, कठोर फैसला लेते हैं, करप्शन इनको छू नहीं सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन सबसे बेहतर मेंटेन किया है। आज 2-4 टर्म की बात नहीं है, सबसे बेहतर। चाहे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों नहीं रही हो, कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री क्यों न रहे हो, लेकिन इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बेहतर करने में वो भी विफल रहे थे। या फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो, मायावती रही हो, या फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हो, इन सब की स्थितियों में ये रिकॉर्ड ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है, योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर कर आए जो उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब यहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, यानी कि किसी भी जिले का कोई बाहुबली नहीं हो सकता। ये
मुख्तार अंसारी चला गया, भाटी चला गया, ये ब्रजेश सिंह से लेकर दूसरे लोग तक, जितने ये माफिया थे, जिसका जो असर दिखता था कि पूर्वांचल के ये 4 माफिया हैं, अंसारी परिवार है, ये जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अजय राय, इनका भी भाई अवधेश राय की हत्या ये अंसारी गैंग मुख्तार अंसारी ने ही की थी। और इन्हीं लोगों ने जब 2014 में अजय राय कैंडिडेट बनाए गए थे और अजय राय का मोदी से मुकाबला था, तो उस समय ये अंसारियों ने अजय राय को समर्थन किया था और अजय राय बेशर्मी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसने इसकी भाई की हत्या की थी। और इसके सामने अवधेश राय अपने घर में बैठे थे और अजय राय भी बैठा था और उस समय गोलीबारी हुई थी, जिसमें AK-47 से छलनी कर दिया गया था अवधेश राय का। और अवधेश राय के जो हत्यारे थे उसको भगाने के लिए खुद अजय राय ने फायरिंग की थी अपने लाइसेंस्ड गन से, और ये गवाह भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सरेंडर कर दिया चुनाव के लिए। कृष्णानंद राय, जिसको सरेआम गोली मार दी गई थी, अंसारी परिवार के साथ दुश्मनी चलती थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ये ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया था और फिर ब्रजेश सिंह आया। ये सारे वही गैंग के लोग थे जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, ये सारे जो सरकार से फायदे मिलते थे उसके लिए बाहुबली बन रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ये गैंग बना रहे थे। अलग अलग गैंग इन लोगों ने बनाया था और अब एक भी गैंग नहीं है। ये एक भी बाहुबली ये दावा नहीं कर सकता कि इस क्षेत्र में कोई काम हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे अपने दम पर, वो सरकार से किसी तरह नेगोशिएट कर लेंगे, कोई मंत्री विधायक उनका सपोर्ट कर देगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तो पूरी तरह योगी ने खत्म कर दिया है और जो असंगठित तरीके के अपराध हैं, वो डर से अपराधी है जो सरेंडर कर रहा है। असंगठित अपराध की बात कर रहे हैं, जो कहीं किसी को छुरा मार दिया, गोली मार दिया, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, लूटपाट कर लिया, ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। जो किसी क्षेत्र विशेष में ये चोर लुटेरे टाइप के हैं, किसी से चोरी कर ली, हत्या कर दिया, उन लोगों के अंदर अब खौफ है इस बात का कि या तो पकड़े जाएंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन योगी ने दे रखा है, या तो सरेंडर कर दो या फिर सीधे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो मेंटेन किया है योगी की सरकार ने, तो इनका एक अपना जो कहते हैं लाभार्थी वर्ग, ये जो लाभार्थी वर्ग, पहले ये बोला जाता था कि गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा उठाने वाले जो लोग हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा रहे हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, जो अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा उठा रहे, वो लोग पहले लाभार्थी वर्ग में थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कॉन्सेप्ट बदल गया है। लाभार्थी वर्ग वो है जिसको लाभ दिख रहा है योगी के मुख्यमंत्री बने रहने से, जिसको दिख रहा है कि अगर योगी नहीं रहा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री भी इतने बेहतर तरीके से अपराधियों, बाहुबलियों को टैकल नहीं कर सकता, चाहे कोई दूसरे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। इसलिए लाभार्थी वो हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर ख्याल रख रहे हैं, तो वो सब भी योगी के साथ खड़े हैं। तो एक नया वर्ग पैदा हुआ है जो बियॉन्ड द कास्ट रिलीजन, वो योगी के साथ खड़ा है इस बात के लिए कि हम सुरक्षित हैं, हमारी व्यवस्थाएं सुरक्षित है, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित है और हमारा बिजनेस सुरक्षित है, जो हम काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित है। कोई भी गुंडा आकर हमसे गुंडा टैक्स नहीं मांग सकता। तो ये लाभार्थी वर्ग हैं अलग से। तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए आधार हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 50 से 55% वोटर ऐसे हैं जो कि एंटी बीजेपी हैं, जैसे मुसलमानों का वोट है, ये एंटी बीजेपी वोट है, ये कभी भी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। वो एंटी बीजेपी वोट है, निगेटिव वोटिंग करेगा, टैक्टिकल वोटिंग करेगा, तो वो किसी के साथ खड़ा हो सकता है। अब ऐसी स्थितियों में जब एक पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है, 2 पार्टी दे रही है, तो बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टियों की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना वोट स्प्लिट होगा, और वोट स्प्लिट होगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है कि आपको 40% वोट मिले तो 40% सीटें आपकी। अगर ऐसा रहता तो कई स्टेट में ऐसी स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी 15-18%, केरल में देख लीजिए, वोट 19%, सीट कितनी 3 विधानसभा में, वोट
18%। लोकसभा में सीट कितनी? 1। तो ये प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है कि 18% 20% सीटें आपको मिल जाएगी। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। यहां पर एक वोट से जीत भी दर्ज होती है, तो स्प्लिट होने का मतलब है सीटों की संख्या बढ़ना, और यही स्थिति अभी दिख रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों का सबसे विश्वस्त आधार मुसलमान है, और कांग्रेस ने ये पहले ही मान लिया था 2024 के बाद से कि मुस्लिम लीडर कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का चेहरा बनाया, इमरान प्रतापगढ़ी को ये कुछ प्रयागराज वाले क्षेत्र में, लखनऊ वाले क्षेत्र में मुसलमानों का चेहरा बनाया, मुरादाबाद से आगे के क्षेत्रों के लिए सलमान खुर्शीद को चेहरा बनाया। फिर से एक्टिव हो रहा है सलमान खुर्शीद भी। तो अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम चेहरा सामने लाया कांग्रेस वालों ने। अब वही समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस 170-75 सीटों की डिमांड रख रही है, और वो भी वो सीटें जहां पर मुसलमान डिसाइड करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इनको भी पता है कि जहां पर हिंदू 70-80% से ज्यादा है, यानी मुसलमान 15-20% है, उन सीटों पर योगी से मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको वो सीटें चाहिए जहां जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान 30-35% है, कुछ ओबीसी का वोट ले आए, और उसके बाद 40-45% वोट आ जाएगा तो हम जीत की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। लिस्ट वही रखे हुए है तैयार करके कांग्रेस वाले भी। अब मुसलमानों के वोट के लिए अखिलेश यादव कांग्रेस में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। ये सीट नेगोशिएशन के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी तरफ मायावती भी जो अपनी टीम बना रही है, अपना आधार बना रही है, उसमें मुसलमान एक फैक्टर है, दलित एक फैक्टर है। जो अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं उसमें भी एक फैक्टर है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो जनरल कास्ट, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है, जिसमें ब्राह्मणों को अलग करने की कोशिश, ठाकुरों को अलग करने की कोशिश, ये कंट्रोवर्सी पैदा होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो नाराज हैं, या फिर 10-5% ऐसे वोटर हो सकते हैं जो योगी के साथ खड़े थे लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, उनके पास ये विकल्प हो जाता है कि अखिलेश यादव को तो नहीं, चलो मायावती को दे देते हैं। इसलिए मायावती उस पुराने सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है जब दलित और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। ये सोशल इंजीनियरिंग की बात इसलिए कर रही है क्योंकि अखिलेश यादव सोच रहे हैं 10%, 8% ब्राह्मण वोट मिल जाए, फिर उसके बाद ओबीसी का वोट मिल जाए, दलित वोट 10-12% मिल जाए, फिर मुसलमान तो हमारे साथ है ही, हम उत्तर प्रदेश का फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब यही उनका प्लान है जो फेल होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टी कॉर्नर फाइट होने वाली है। भले ही कांग्रेस और सपा में अंतिम समय में गठबंधन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का बेस वही है जो सपा का है, और ये दोनों ज्वाइंट तौर पर भी उतने ही वोट ला पाएंगे जितना अकेले दम पर ला पाएंगे। भले ही ये होगा कि अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ वोट स्प्लिट होंगे दोनों के बीच, तो ये जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं उनका वोट का परसेंटेज घटेगा। भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ नफा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन मायावती, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, ये सारी पार्टियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में इंपैक्ट पैदा कर रही है। अखिलेश यादव या कांग्रेस, इन सब लोगों की समस्या इससे पैदा हो गई है कि अगर इन लोगों ने अपने अपने इलाके में हमारा वोट खींच लिया, यानी कि एंटी बीजेपी वोट पर दावेदारी कर दी, तो ऐसी स्थिति में तो इस बार योगी 300 पार कर जाएंगे, जो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए दिखाई पड़ रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि यूपी की सियासत में दो लड़कों की जोड़ी का दाव अब डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अपनों के ही तीखे तीर अखिलेश यादव की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अपनों के इस वार के बाद क्या समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता का सपना सच कर पाएगी, या फिर ये बिखराव बीजेपी की राह को और आसान कर देगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।